नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लासा की ओर नामक पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लासा की ओर नामक पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमने लासा के विभिन्न स्थानों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब वहाँ से आगे की यात्रा आज हम प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, अब हम टिंडड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। लेखक कह रहे हैं कि अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। टिंडड़ी का एक विशाल मैदान है और वो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों से गिरा हुआ एक टापू सा हमें ज्ञात होता था, मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। और उसी पहाड़ी का नाम क्या है? टिंडड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यानी जो टिंडड़ी समाधि गिरी के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ जान पहचान वाले बहुत सारे लोग थे। और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी जो ये गंडे हैं, ये एक प्रकार का कपड़ा है जो मंत्र पढ़कर जिसे बनाया जाता है और यह एक प्रसाद के रूप में इसे प्रसाद माना जाता है। और इसे बोध गया जो बिहार में स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये वहीं से लाए गए हैं। और ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वहाँ तिब्बत में टिंडड़ी समाधि गिरी के आसपास जो गांव हैं, वहाँ सुमति के जो यजमान हैं वो पतली कपड़े के जो गंडे हैं वो उन्होंने बनाए हैं और वो बांट रहे हैं। बौद्धों के लिए वो प्रसाद से कम नहीं है। और यदि कह रहे हैं कि यदि ये कपड़े खत्म हो जाते तो नए कपड़े से वो गंडे बनाए जाते थे, वो बना लेते थे। जो सुमति है वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर ही लगा देंगे। जो सुमति है वो अपने यजमानों से मिलना चाहते हैं। लेखक ने सोचा यदि मैं सुमति को भेज दूंगा तो ये वहाँ टाइम लगाएगा, समय लगाएगा, लगभग हफ्ता भर लगा देगा, तो मेरा जो समय है वो बेकार चला जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। यानी जिस गांव में हम ठहरना चाह रहे हैं या जिस गांव में हम ठहर रहे हैं वहाँ भले ही आप गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। और सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन कह रहे हैं कि हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया, यहाँ पर भरिया का अर्थ क्या है? कुल्ली से, यानी भार ढोने वाला। उनके पास बहुत सारा सामान है और वो सामान के साथ यात्रा करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की, जो भार ढोने वाले जो लोग होते हैं, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। कह रहे कि यदि हम सवेरे ही चल देते तो अच्छा रहता।
क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण रहता है इसमें नमी रहती है, ठंडापन रहता है, चलने में परेशानी नहीं होती। तो अच्छा था, हम सरलता के साथ पहुंच सकते थे, सरलता के साथ जा सकते थे। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। कह रहे हैं कि वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ धूप कम होती है, लेकिन लेखक को 10-11 बजे की जो तेज धूप है वह बहुत कड़ी मालूम हो रही है। यद्यपि मोटे से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। कह रहे हैं कि यदि मोटे से भी मोटे कपड़े से, थोड़े से मोटे कपड़े से यदि हम सिर ढांक लेंगे या सिर ढक लेंगे तो गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ गर्मी के साथ साथ शीतल हवा भी चल रही है। हम सूर्य की किरणों को रोक लेंगे तो ठंडी हवा से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, ठंडी हवा हमें मिल जाएगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम 2 बजे जिस ओर से सूरज उदित हुआ है उसी ओर मुंह करके हम चल रहे हैं। ललाट, यानी ललाट किसे कहा गया? ये वाला हिस्सा क्या है? ललाट है, यानी माथा, मस्तिष्क, कपाल भी कहते हैं इसे। जो ललाट है वो धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी आगे वाला जिस ओर से सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें पड़ रही है वहां से गर्मी और पीछे से बर्फ की ठंडी हवा चल रही है। एक तरफ क्या है? तेज धूप है, दूसरी तरफ बर्फ की ठंडी हवा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंडड़ी में भी थे। कहने की सुमति के परिचित यानी जान पहचान वाले जो यजमान हैं वो तिंडड़ी में भी थे, लेकिन वे उनसे नहीं मिलना चाहते थे, वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। वो शेखर बिहार में अपने एक चिरपरिचित व्यक्ति से मिलना चाहते थे, तो वो शेखर बिहार की ओर चलने के लिए उन्होंने कहा। तिब्बत की जो जमीन है वो छोटे छोटे जागीरों में बटे हुए हैं और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो मठों यानी बिहारों, जहाँ बौद्ध भिक्षु शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनमें उनके हाथों में है। अपने अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। जो जागीरदार होते हैं वो अपने अपने खेतों, अपने अपने जागीरों में थोड़ा जो खेती खुद भी कराता है और करवाता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। कह रहे बेगार का अर्थ यहाँ काम करवाना है। किसी व्यक्ति को आप काम करवाओ और उसके बदले उन्हें मेहनताना या पारिश्रमिक काम लेना और पारिश्रमिक न देना, काम पर लेना पर मेहनताना न देना बेगार कहा जाता है। किसी व्यक्ति को काम पर रखा और काम के बदले उसे कुछ नहीं दिया जाता, उसे बेगार कहा जाता था। अंग्रेज जब भारत में थे उन्होंने इसका बहुत फायदा उठाया। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, यानी जो जागीरदार होते हैं
जागीरों में जो खेती किया करते हैं उनकी देखभाल के लिए मठों बिहारों से, जहाँ मठ यानी जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं वहाँ वो राजा से कम नहीं होते। जब वो जागीरदारों के वहाँ खेती करने के लिए जाया करते हैं तो वह राजा से कम नहीं होते। जो जागीर के आदमियों के राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का अर्थ सज्जन यानी महान। वह बहुत प्रेम से मिले। लेखक कह रहा है कि उस समय मेरा वेश ऐसा नहीं था कि जो भिक्षु हैं जो नमसे हैं वो मुझसे प्यार और प्रेम से मिलेंगे, क्योंकि लेखक लासा की यात्रा करने के लिए लेखक ने भिखारी का वेश धारण करना पड़ा। उनका वेश इस समय उनसे मिलने जैसा नहीं था, फिर भी वो बड़े प्यार और प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, बौद्ध मंदिर था वहाँ एक अच्छा, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवादित, यानी कंजूर का अर्थ है यहाँ भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुवादित पुस्तक की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। बुद्ध वचन यानी कंजूर का अर्थ यहाँ भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए वचनों की एक हस्तलिखित पुस्तक दो हाथों से लिखी गई थी। और वो उनकी संख्या कितनी थी? 103 पोथियां का अर्थ यहाँ ग्रंथ से है, किताब से रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। यानी जो किताब हैं जो एक मंदिर में रखी गई थी वह सुंदर मोटे और अच्छे अक्षरों में लिखी गई थी। उनके कागज मोटे थे और सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी और एक एक जो पोथी थी वो लगभग 15-15 शेर, यानी एक शेर लगभग 1 किलो के बराबर होते हैं। 1 किलो से थोड़ा कम होते होंगे, लेकिन 1 किलो लगभग एक शेर बराबर 1 किलो होती है, से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, क्योंकि वहाँ भी उसके बहुत सारे क्या हैं यजमान हैं। अपने यजमानों से सुमति मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा मैं अपने यजमानों से मिलना चाहता हूँ। तो लेखक ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया कि आप अपने यजमानों से मिल लीजिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर का अर्थ क्या है कि लेखक पुस्तकों को पढ़ने में रम गया, इसलिए मैंने उन्हें जाने से मना नहीं किया और सहज ही कह दिया कि हाँ आप जा सकते हैं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिरनी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पेट पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर चल पड़े। तो आज ये पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।